आज आप लोग के दृष्टि आईएएस का एनसीईआरटी जो सीरीज होता है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है। तो आज आप लोग के एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान क्लास 6 से 12 तक जो रहता है इसमें पूरा मर्ज किया हुआ, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लास 6 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ हम कराएंगे। देखिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान का है कि भोजन यहाँ कहाँ से आता है, भोजन यह कहाँ से आता है, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी। तो सर्वाहारी की परिभाषा क्या होता है, तो इसमें है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते या कहते हैं। जिससे पूछा सर्वाहारी श्रेणी में कौन आता है, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आ जाएगा। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इससे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध रहता है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है कि सही है। इसका व्याख्या पढ़ेंगे कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र करती है और इससे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो पहला ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य है। तो सभी पौधों के जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है क्या है, सत्य नहीं है, बाकी क्या है, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ इसका प्रश्न 3 का व्याख्या पढ़ देते हैं कि सभी पौधों के जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होते हैं। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीजों का ही प्रयोग खाने होती किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है जो सब चीज़ खाता है। क्वेश्चन नंबर है 4 कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। शेर एवं बाघ जो है तो कहाँ मिलेगा, शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी के बारे में दिया गया है, सभी जंतु उत्पाद है, क्या सही मिलाया गया है। पालक और फूलगोभी क्या है, सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सभी जंतु उत्पाद है, दूसरे जंतु खाते हैं। तीन में से ऑप्शन जो होता है कौन सा सही होगा, बी होगा, बी हो जाएगा सही। ये वाला कथन सही है।
शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी जो होता है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक को फूलगोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद है। अब हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है? भोजन के घटक। तो एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? पोषक तत्वों में कौन सा भोजन सम्मिलित है? सही कथन का चयन करना है। तीन में से कथन जो होता है बी हो जाएगा, तो हो जाएगा खनिज लवण और विटामिन हो जाएगा। खनिज लवण हो जाएगा और क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। इसका व्याख्या है कि भोजन का मुख्य पोषक तत्वों में क्या क्या शामिल रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशो माने रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 2 है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन नंबर जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। पहला कथन सही है। दूसरा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायक करते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो होता है डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट वसा से शरीर में ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुक्षरण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायक देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। प्रश्न नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसमें हम ऑप्शन दिया हुआ एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का क्या है? प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? मंड नहीं होगा, शर्करा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। एमिनो अम्ल जो होता है नहीं होगा। शर्करा और मंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट का समूह है। यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएगा। एमिनो अम्ल जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें कथन दिया गया है वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कि भोजन में वसा ही अत्यधिक मात्रा मोटापा का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान पात्र से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ बी हो जाएगा। कथन सिर्फ 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ना है। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति
खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। तो कुछ लाइनों से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही हो जाएगा 2 हो जाएगा, कथन सही दोनों सी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ना है कि दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन्हीं वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होता है ना, ए हो जाएगा। कथन देते हैं विटामिन ए की कमी से दृष्टिकोण रोतौंधी होते हैं। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है, रोतौंधी के लक्षण होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन डी की कमी से होता है रिएक्टस होता है, इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 6 असत्य कथन को चुनना। विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है। तो प्रश्न नंबर जो होता है असत्य बी हो जाएगा, गलत है। विटामिन सी जो होता है रोगों से लड़ने के लिए सहायक है, सही है। विटामिन डी जो होता है हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। व्याख्या पढ़ते हैं। कथन ए सी डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा? प्रश्न नंबर 8 है युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज और अभाज्य रोग सही सुमेलित युग्म है, तो कौन कौन सा सही मिलाया गया है? तो कथन जो होता है ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम जो होता है कैल्शियम जो होता है अस्थि क्षय हो गया। आयोडीन जो होता है घेंगा रोग, लोह दंत क्षय। ये ऑप्शन 3 जो है ये वाला ये जो है गलत है और ये सही है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजनीय रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरों का अनुभव होता है। 3 में से ऑप्शन जो होता है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होता है?
तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? शरीर में जो विरोधी होता है तो किस कारण से होता है? बी हो जाएगा ऑप्शन, प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर में वृद्धि जो होता है किस कमी के कारण होती है? धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कारण से होती है? तो प्रोटीन के कारण से होती है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 नहीं, अब चैप्टर नंबर 3 में आ गया है। तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। प्रश्न नंबर पहला है तागा माने धागा। तागा का अर्थ होता है धागा, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकिन से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो होता है सही बी नहीं है, बी नहीं है। तो तागा जो होता है अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक बीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट को कोकिन से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होता है बी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनमें से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बी जो है क्या हो जाएगा सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लेक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम, इनमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कपास, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं तथा इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है पटसन की खेती प्रमुख रूप से? तो पहला पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार में और चौथा असम में। यह जो होता है जूट की खेती प्रमुख रूप से यही किया जाता है। कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ऑप्शन सी सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में प्रश्न नंबर 3 की व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो कथन जो है डी तीनों सही है। ठीक है।
व्याख्या पढ़ेंगे कि सामान्य पर्सन जो होता है, पर्सन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं। पर्सन व तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर काटते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चलो प्रश्न नंबर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में विलय है, कौन सा ऑप्शन जल में विलय है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जल में विलय। कौन कौन ऑप्शन है? तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिरका और नींबू का रस। ये जल में विलय होने वाला, जल में विलय हो सकते हैं। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं जल में विलय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में विलय, जल में नहीं घुलते। ऐसे पदार्थ जल में अविलीय कहलाते हैं, अविलीय कहलाते हैं। मिट्टी के तेल जल में अविलीय होता है। मिट्टी के तेल जो होता है जल में नहीं घुलता। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा पदार्थ जो होता है पराभासी है? कौन सा पदार्थ पराभासी है? तो ऑप्शन जो होता है ए, केवल दूध। तेल का कागज, तेल का कागज सिर्फ पराभासी होगा। तेल का कागज सिर्फ क्या होगा? पराभासी होगा। इसमें कथन पढ़ते हैं व्याख्या। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी, तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कांच जो होता है पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। तेल लगा कागज पारभासी है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी तीनों अलग हैं। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रश्न नंबर 3 है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थों दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कथन सही केवल 2, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का व्याख्या पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से बने हैं। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में है पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न है कि पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएगा तीनों, निष्पादन, निस्तारण और निस्यंदन। तीनों ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। निष्पादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों का पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, हैंड चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां
है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निषेधन प्रक्रिया के द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेल और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल्ली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि के द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? अच्छा, कथन और है, दावा तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को निषेधन की विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन का विधि प्रयोग द्रव में धूले ठोस को पृथक करने के किया जा सकता है। कौन सा कथन सही होगा? पृथक्करण की विद्या के प्रयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो होता है व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, संतृप्त विलयन। व्याख्या है कि जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन जो होता है ये क्या होता है? बढ़ती है। व्याख्या है, विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता बढ़ती है। अब हम लोग आगे चैप्टर 6 में हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है। प्रश्न पहला है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी तथा हाथा लगाने के लिए फलक का वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा, आकार बड़ा या उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम लोग का ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा। आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। व्याख्या जो होता है आप लोग व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो 3 और 4 जो होता है उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन कौन है? ये है नमक का पानी में घुलना और कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तीनों को क्या रिवर्स से मतलब उत्क्रमित किए जा सकते हैं, फिर से यूज किए जा सकते हैं। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग प्रश्न चैप्टर नंबर 7 में देख रहे हैं, पौधों को जानिए। पहला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कथन है कि प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। खुद का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 5। सही उत्तर मूलांकुर। व्याख्या है जो पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने से। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पत्तियों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। व्याख्या है कि ए बी सी सही है परंतु डी जो है गलत है, क्योंकि
पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल से निष्कासित करती है। प्रश्न नंबर 3 देते हैं कि तने में दो तरफ मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पत्तियों के द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो कथन जो होता है दोनों क्या है? सही है। व्याख्या आप लोग अपने से खुद पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जोड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है, कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो होता है पहला सही है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? मूली, गाजर, आलू, शलजम। कौन सा जड़ नहीं है? ये देखिए व्याख्या है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़ें हैं। इनमें हम खाने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? इनमें से कथन सी जो होता है सही हो जाएगा। ए और ये प्रकाश। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न अब चैप्टर नंबर 8 शुरू होगा यहाँ से।